हम रोजाना हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के केसेस के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और कई बार अगले दिन तक भूल भी जाते हैं। पर बहुत जरूरी है इसके बारे में समझना और जानना। क्या हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज है? ये क्यों होते हैं? क्या ये जेनेटिक इश्यूज हैं? ऐसी ही कई बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं। नमस्कार, मैं हूं ध्वनि शर्मा और स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स के वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशल सेगमेंट दिल की बात में, जहां हमारे साथ काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताएंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में। हमारे साथ है डॉक्टर नरेश कुमार गोयल, सीनियर डायरेक्टर एनएचओडी कार्डियोलॉजी एंड हार्ट फेलियर प्रोग्राम एट फोर्टिस शालीमार बाग, डॉक्टर विनय कुमार बहल, डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज फ्रॉम रमैया मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर रवि प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम PSRI हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। मेरा पहला सवाल डॉक्टर विनय से है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हार्ट कंडीशंस होती हैं, ये जेनेटिक हेल्थ इशू होता है या फिर ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है? हार्ट कंडीशंस तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हार्ट कंडीशंस में कंजेनिटल हार्ट डिजीज आ सकती हैं, मसल की प्रॉब्लम आ सकती हैं, कोरोनरी आर्टरीज जिनके ऑब्स्ट्रक्शन से हार्ट अटैक होता है वो आ सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं हार्ट की जो प्योरली जेनेटिक्स हो सकती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है जो हार्ट के मसल की एक डिजीज है। कुछ जो बचपन में पैदाइशी से बीमारियां होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वो भी जेनेटिक्स होती है। पर जहां तक हार्ट अटैक का सवाल है, उसमें जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है, बट वो प्योरली एक जीन की वजह से नहीं होती। उसमें ज्यादातर जो कारण है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जैसे कि कुछ कंडीशंस हैं जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस या जो प्लाक का जमना है कोरोनरी आर्टरीज में, जिनसे प्लाक कोरोनरी आर्टरीज का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या एंजाइना की बीमारी होती है, ये जब आर्टरी पूरी तरह से बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। वो कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, स्मोकिंग है, वो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं उनकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक में भी जेनेटिक्स का एक रोल है। यदि आपके फैमिली में किसी को प्रीमेच्योरली हार्ट अटैक हुआ है, जैसे 45 साल से उम्र से पहले फीमेल्स में या 55 साल से पहले मेल्स में हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। परंतु ज्यादातर रोल इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का है, लाइफस्टाइल का है। सवाल डॉक्टर नरेश से है। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे लाइफ फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? जैसे अभी डॉक्टर विनय ने बताया, जो फैक्टर्स हैं, प्रमुख रूप से जो फैक्टर अगर हम बात करें तो 6 हम रिस्क फैक्टर काउंट करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये जो आप अपने चिकित्सक की सहायता से इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपके हाथ में नहीं, जैसे उम्र का बढ़ जाना, आपकी पारिवारिक जेनेटिक हिस्ट्री की यंग एज के अंदर आपके परिवार में हार्ट अटैक हो रहा है तो जो जेनेटिक भी हो सकता है। पुरुषों में अधिकतर फीमेल्स के अतिरिक्त ज्यादा हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा स्ट्रेस एक प्रमुख कारण है जिसके कारण से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नशा भी अपने आप में कारण है, स्मोकिंग से ज्यादा होता है। आहार और व्यायाम अपने आप में जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो ज्यादा, अगर आप प्रॉपर आहार नहीं ले रहे हैं या आहार ले रहे हैं और व्यायाम पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। सो दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग एन हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज। डॉक्टर रवि, मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कार्डियक अरेस्ट जो नाम से ही पता चलता है कि हार्ट रुक चुका है। हार्ट रुकने के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हार्ट बीट करना बंद कर दे, धड़कन बंद हो जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा और हमें उन्हें पल्स या ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा। ये एक लास्ट स्टेज है जो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जैसे नाम से समझ जाता है कि हार्ट इज अंडर अटैक। अटैक क्यों हुआ? क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए ही ब्लड चाहिए। तो अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, उसकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, तो फिर हमें हार्ट अटैक होता है, जिसमें हमें चेस्ट पेन होता है, बाकी चीजें होती है। पर यूजुअली मरीज बेहोश नहीं होता, पल्स मिलती है, बीपी मिलता है, सांस ले सकता है मरीज। लेकिन अगर किसी हार्ट अटैक को कंट्रोल नहीं किया गया, ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे, तो ये फाइनली अगेन कार्डियक अरेस्ट ही हुई। तो कार्डियक अरेस्ट का सिर्फ एक ही इलाज है, तुरंत CPR करना, तो हम लोग CPR करते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में
अंदर जो ब्लॉकेज आती है आर्टरीज की, उसको खोलने की कोशिश करते हैं या दवाइयां देते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कार्डियक अरेस्ट के। आदमी जब पानी में डूब जाए तो भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अगर फेफड़े की कोई बीमारी हो, अस्थमा की हो, सीओपीडी हो, उसमें भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सीजर में भी आ सकता है। और हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन कॉज है कार्डियक अरेस्ट का, जो कि लास्ट स्टेज है। गॉट इट सर। मैं डॉक्टर विनय से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर, क्या ऐसे मिसलीडिंग सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के जो लोगों को लगता है कि मतलब ये हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है, इस चीज में लेके कंफ्यूजन पैदा करते हैं? देखिए, हार्ट अटैक के ज्यादातर जो लक्षण है वो है चेस्ट पेन, जो सीने में दर्द होता है। वो सीने के बीचों बीच दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे सीने में कुछ जकड़ लिया गया है। और ये जो दर्द है वो जबड़ों में भी जा सकता है, बाएं हाथ में भी जा सकता है। परंतु कई लोगों में चेस्ट पेन नहीं होता, फिर भी हार्ट अटैक हो सकता है। उनमें ज्यादातर सिम्टम्स हो सकते हैं कि सांस ज्यादा फूल रहा हो, या उनको बहुत पसीना आ रहा हो, या वॉमिटिंग हो रही हो, या जैसे फीमेल्स में सिम्टम्स जो हैं एटिपिकल होते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के मरीज कहते हैं कि मुझे गैस बन रही है, और वो उस तरफ ध्यान देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। कई कंडीशन में, स्पेशली यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है, तो हो सकता है कि चेस्ट पेन ना हो, जिसे हम कहते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक हो गया है। इसी तरह जैसे ब्लड प्रेशर है, उसके बारे में एक मिथ है कि मुझे सर दर्द नहीं हुआ तो मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है, परंतु हम मेडिकल भाषा में जैसे ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। ऐसे ही जो टिपिकल सिम्टम्स हैं वो चेस्ट पेन है, परंतु चेस्ट पेन नहीं है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। उस केस में चक्कर आ रहा है, या सांस फूल रहा है अकस्मात, या वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, तो वो लक्षण भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। जी सर। मैं डॉक्टर नरेश से जानना चाहूंगी, ऐसे कई बार सुनने में आता है कि लोगों को सोते समय कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, जो हमारा हार्ट है वो 24 घंटे काम करता है। चाहे आप जग रहे हैं, सो रहे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, हार्ट को अपना काम करते रहना है। और ये आपके जीवन के स्टार्टिंग से लेकर के मृत्यु तक हार्ट लगातार काम करता रहता है। तो उसपे स्ट्रेस तो एक बना ही रहता है। आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है। तो हार्ट पे जो रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के लिए हैं, जो प्रमुख रिस्क फैक्टर हैं, वो हमेशा काम करते हैं कि आपके हार्ट के अंदर कभी भी प्लाक का रप्चर हो सकता है। प्लाक रप्चर होने के कारण से हार्ट अटैक हो सकता है। और साथ में कार्डियक अरेस्ट भी, जैसे हमने बताया, तो कार्डियक अरेस्ट की भी संभावना रहती है। हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण एक कार्डियक अरेस्ट भी होता है। कार्डियक अरेस्ट का सबसे प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही। लेकिन जिन लोगों में कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, जिनके अंदर एरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो रखा है या अपनी दवाई नहीं ले रहे हैं, और एक इसमें सबसे प्रमुख है जिन लोगों का हार्ट कमजोर है। जैसे कि हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट की जांच होती है जिसमें पता पड़ता है कि हमारे हार्ट का फंक्शन कितना है। जिन लोगों का हार्ट का फंक्शन 30-35% से कम है, उन लोगों में स्लीपिंग के अंदर भी हार्ट अरेस्ट होने का खतरा ज्यादा रहता है। जिनके पहले एक बार हार्ट अटैक हो रखा है, उनमें दोबारा होने का खतरा रहता है। पर्टिकुलरली जो लोग अपनी दवाइयां नियमित रूप से नहीं लेते हैं, उनमें ये रिस्क बढ़ता जाता है। तीसरी बात कि अगर आपको दिन भर में कुछ सिम्टम हो रहे हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, तो रात को वो दोबारा उभर करके आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको दोबारा तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों का हार्ट कमजोर होता है, उनमें रात को सांस फूलने की भी दिक्कत रहती है कि रात को अचानक उनका सांस फूल सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसको हम हमारी मेडिकल भाषा में पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं, जिसमें आधी रात को आदमी की नींद खुल जाती है और वो सांस लेने के लिए तड़पता रहता है। तो जिनको कुछ रिस्क फैक्टर है, उनमें ही इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो अपने रिस्क फैक्टर को इसमें नजरअंदाज ना करें और उनका प्रॉपर इलाज लेते रहना चाहिए। सर, ये क्या एज के हिसाब से भी हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या ये किसी भी एज में हो सकते हैं? ये इसका एज से बहुत ज्यादा नहीं है, बट बचपन में ये कम होते हैं अगर उनको हार्ट की डिजीज ना हो। देखिए, अमूमन ब्लड प्रेशर आजकल जवानी में शुरू हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने लग जाता है। अगर उनमें जेनेटिक कारण है तो थोड़ा कम उम्र में होने लग जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरी बीमारियां होते हैं, फिर उनके इलाज होते हैं। जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि कैंसर है, कैंसर की इलाज की जो दवाइयां चलती हैं वो भी हार्ट पे असर डालती हैं। आज शुगर है, शुगर के इलाज के अंदर जो दवाइयां होती है उनका भी हार्ट पे असर है। लेकिन बहुत सेफ दवाइयां आ गई हैं, और इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ने सोच लिया है और निर्णय लिया है कि शुगर की दवाई अगर कोई भी मार्केट में आती है तो उससे पहले देखा जाता है कि वो हार्ट पे कोई रिस्क तो नहीं कर रही है। तो उम्र के साथ साथ मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज, दूसरी बीमारियों के साथ साथ, उनके इलाज के साथ साथ, उनकी दवाइयों के साथ साथ ये रिस्क बढ़ता जाता है।
ओके डॉक्टर। डॉक्टर रवि, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम अक्सर ऐसा भी सुनते हैं कि हार्ट अटैक एक बार, दो बार या तीन बार आता है और कार्डियक अरेस्ट के बाद अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। तो इसमें कितने चांसेस होते हैं कि कार्डियक अरेस्ट को के बाद भी पेशेंट को रिवाइव कर लिया जाए, और कितने चांसेस होते हैं कि हार्ट अटैक के बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है? ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। अगर कार्डियक अरेस्ट की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्डियक अरेस्ट कहाँ हुआ। अगर ये हॉस्पिटल में हुआ है, जैसे हम इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट करते हैं, तो इलाज हम जल्दी शुरू कर पाते हैं। तो यूजुअली मैक्सिमम 75-80% केसेस में हम पेशेंट की जान वापस ला सकते हैं। और अगर आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है तो जो मरने वालों की संख्या 90% से ऊपर होती है, क्योंकि नॉर्मल बाहर के लोगों को समझ में भी नहीं आती। हमारे देश में सीपीआर सबको पता भी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस कारण से हुआ है और कहाँ हुआ है। उसके बाद इस पे डिपेंड करता है किस कारण से हुआ है और कितनी देर के बाद सीपीआर शुरू हुआ। अगर सीपीआर 1 मिनट के अंदर शुरू हो जाए, कहीं भी, चाहे हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के बाहर, तो 90% चांस है कि हम मरीज की जान बचा सकते हैं। 1 मिनट के बाद हर मिनट पे ये बचाने के चांसेस 10% कम हो सकता है। तो एक मिनट, एक सेकंड इम्पोर्टेंट। सिमिलरली जब हम हार्ट अटैक की बात करें तो अगेन जो हम लोग कहते हैं मेडिकल पार्लेंस में, टाइम इज मसल। तो जितनी जल्दी हम लोग उसका इलाज कर सकें, चाहे दवाइयों से और आजकल तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से, तो जितनी जल्दी कर सकें उतना ही अच्छा है। 8 मिनट अगर ब्रेन को ब्लड ना मिले या किडनी को ब्लड ना मिले तो फिर नुकसान शुरू हो जाता है। सिमिलरली हार्ट में अगर 2-3 मिनट, 5 मिनट तक ब्लड ना मिले तो नुकसान शुरू होता है। तो अगर हम सही समय पे सब कुछ कर ले तो आज के जमाने में हार्ट अटैक में अगर सही समय पे विदिन आवर पहुंच जाए, 2 घंटे के अंदर में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो जाए, तो अराउंड 97-98% लोगों की जान बच सकती है। सिमिलरली जितना डिले होता जाएगा उतनी परेशानियां बढ़ती जाती। तो आज के जमाने में हम लोग कहते हैं कि गोल्डन आवर है फर्स्ट आवर। तो अगर टाइम पे सब कुछ हो जाए हार्ट अटैक में तो 95-97% लोगों की जान बच जाती है। कार्डियक अरेस्ट में भी अगर टाइम पे सीपीआर शुरू हो जाए तो अराउंड 90% लोगों की जान बच सकती है। तो टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अगर टाइम रहते ही अगर पेशेंट का इलाज कर दिया जाए, उसे सीपीआर दे दिया जाए, तो ऑफ कोर्स उसकी जिंदगी बच भी सकती है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर विनय आपसे है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब ऐसा भी माना जाता है कि हाँ, अगर हम टाइम से सो नहीं रहे हैं तो उससे भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण नहीं होगा, क्योंकि आप तो पूरा सो नहीं रहे हैं इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक होने का। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। कुछ कारण है जिनको नॉन मॉडिफाइबल है। हमारी उम्र बढ़ती है, हम मेल हैं, हम साउथ एशिया में रहते हैं, या हमारी फैमिली हिस्ट्री है, ये नॉन मॉडिफाइबल कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस के या हार्ट अटैक के। कुछ मॉडिफाइबल कारण है जिसमें है ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी। हाँ, आपका जो खान पान है अनहेल्दी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये सारे मॉडिफाइबल कारण है। कुछ माइनर कारण है जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को मेजर करना मुश्किल है, पर आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो है आप रात को सो नहीं रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, क्रिकेट आप कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, भाषा आप इमोजी की बोल रहे हैं, तो ये जो आजकल की लाइफ स्टाइल है वो जरूर अफेक्ट करती है, पर उसका एक मेजरेबल पैमाना नहीं है। जैसे कोई ब्लड टेस्ट होता स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, तो हो सकता है हम बहुत जल्दी पता लगा लेते कि वो कितने % अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है हार्ट अटैक। एक ही कारण उसका नहीं हो सकता। आपको कोई भी मॉडिफाइबल या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज नहीं है तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो ना ब्लड प्रेशर था, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक था, मुझे डायबिटीज भी नहीं थी, फिर भी मुझे हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि एक बेसलाइन लेवल तो है ही है कि जिसमें आपको हार्ट अटैक होना है। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होंगे तो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी ना। हरी वरी एंड करी, जैसे हमारे पुराने जमाने में शास्त्रों में भी कहा गया था, तो वही फैक्टर्स हैं जो आज भी उतने ही मान्य हैं हार्ट अटैक के लिए जो पहले थे। सही कहा आपने सर। फिर जैसा डॉक्टर विनय ने बताया, डॉक्टर नरेश, मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसा उन्होंने बताया कि आजकल की जनरेशन में ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लोग जंक फूड को लेके मतलब काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, काफी ज्यादा पसंद करते हैं बाहर का खाना खाना। और
इसी के चलते हमें सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जहां लोगों को जिम में वर्कआउट करते हुए या घर पे वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और शायद ये वही लोग हैं जो हेल्दी खाना भी खाते होंगे। तो ऐसे में हार्ट अटैक होना कैसे पॉसिबल है, जब बंदा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहा है, जिम भी जा रहा है, और फिर भी जिम में या वर्कआउट करते हुए उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे डॉक्टर विनय ने अभी बताया कि कुछ फैक्टर्स है जिनको मेजर नहीं कर सकते। आपने जैसे कुछ फैक्टर्स अपने मेजर कर लिए कि आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, आपने शुगर कंट्रोल कर लिया, और आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लिया, और आप अपना आहार और व्यायाम का भी ध्यान रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर मच मोर कंसर्न अबाउट योर बॉडी। बट व्हाट इज हैपनिंग कि आप अपने जो सिम्टम्स हैं उनको इग्नोर करते हैं बहुत बार। या तो जेनेटिक कारण होते हैं, या कुछ ऐसे तकलीफ या सिम्टम्स होते हैं जिनमें आपको लगता है कि वो हार्ट के सिम्टम हो रहे हैं, और हार्ट अटैक डेवलपमेंट में होता है। देखिए, जिम के कारण से हार्ट अटैक किसी को नहीं होता है, काम करने से हार्ट अटैक नहीं होता है, या आप वर्कआउट कर रहे हैं उससे हार्ट अटैक नहीं होगा, बहुत ही कम प्रतिशत में होता है। तो मैं ये मैसेज समाज को या आपके माध्यम से नहीं देना चाहता कि जिम या वर्कआउट नहीं करना चाहिए। केवल जो परेशानी आती है कि आपको सपोज छाती में दर्द हो रहा है, आपको कई बार एटिपिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक हो रहे हैं, और आप उसको इग्नोर कर देते हैं। कि जिम में भी कई बार इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि पेन किल्स द पेन। तो आपने कल वर्कआउट किया और उसके बाद अचानक आपको कोई हार्ट अटैक हुआ, एंजाइना हुआ, उसके कारण से आपकी छाती में घुटन हो रही है, आपको लगता है कि नहीं ये तो कुछ खास नहीं है, मैंने कल कोई ऐसा कुछ खाना खा लिया था उससे गैस बन गई या कुछ हो गई है, और आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। When heart is already under the stress, heart is under अटैक, और आप उसको इग्नोर करते हुए हार्ट को ऊपर प्रेशर डालते हैं, हार्ट के ऊपर सिम्टम्स और स्ट्रेस डालते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मांसपेशियां काम करती है, उनको खून की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो हार्ट ऑलरेडी बीमार है, जो आपका अंग ऑलरेडी बीमार है, उस पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है, और उससे कार्डियक अरेस्ट भी होने का रहता है। या फिर जिन लोगों को जेनेटिक है, जिसके अंदर डॉक्टर ने अगर बता रखा है कि उस पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, और वो वाली एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, बहुत कम इस प्रकार की जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी चाहिए, उस प्रकार की आप एक्सरसाइज करते हैं तब उसके अंदर चीज हो सकती है। तीसरा एक बहुत बड़ा इनमें कारण आ जाता है कि जो ये कुछ इस प्रकार के पदार्थ देते हैं भोजन खाने के लिए कि हाई प्रोटीन्स हैं या वे प्रोटीन्स कुछ ऐसे बोलते हैं, उससे भी थ्रोम्बस बनने की चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो आजकल ये भी चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर विनय ने बताया कि अपने को जो नेचुरल पदार्थ हैं उनके खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बनस्पत की ये जो केमिकल कंपोज्ड जो पदार्थ हैं, इनमें थ्रोम्बस बनने के चांसेस आम जनता के मुकाबले थोड़े ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर, जो ये जिम में लोग जाते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट ज्यादा होते हैं या हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं? दोनों ही होते हैं। कार्डियक अरेस्ट अगर के कारण का प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन जो जेनेटिक डिजीज है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, उनमें सीधे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जिन लोगों का हार्ट कमजोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उनमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, बिना हार्ट अटैक हुए भी हो सकता है। जी सर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर रवि से है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिसे करवा के हम पता लगा सकते हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है, या हमें कभी हार्ट अटैक आने वाला है या कभी माइनर अटैक आया था? जी, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं। पहले जमाने में हार्ट अटैक माना जाता था कि ओल्ड लोगों को होता है, 50s 60s में होता है। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं 20s में 30s में भी लोगों को हार्ट अटैक। तो पहले कहते थे कि 40s के बाद अब रूटीन ब्लड टेस्ट कराएंगे, वो कहते हैं 30s के बाद में रूटीन ब्लड टेस्ट कराइए। तो पहली चीज तो है ब्लड टेस्ट कराना, ईसीजी इको कराना, साल में एक बार जरूर कराना। और उससे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि नो योर नंबर्स। नो योर नंबर्स मतलब कि आपको अपने बारे में क्या पता है। जब आपका बर्थडे है तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका ब्लड शुगर क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपकी वेट क्या है, आपकी बीएमआई क्या है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, नो योर नंबर। आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो ये अगर पता होगा तभी लोग जाकर टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। और डॉक्टर से अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो ये ना समझे कि पैसे बर्बाद है। नॉर्मल आता है तो ये अच्छी बात है, और अगले साल फिर जाए। एटलीस्ट ईसीजी, इको, ईएमटी, लिपिड प्रोफाइल ये सब जरूर कराएं। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये बता सके कि नहीं आपको हार्ट अटैक आने वाला है, कब आने वाला है और कितना सीरियस आने वाला है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें और हमें पता हो कि हम किस रिस्क प्रोफाइल में आते हैं,
और अगर किसी रिस्क प्रोफाइल में नहीं भी आते हैं और लो रिस्क प्रोफाइल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी हमें अगर ऐसा करेंगे तो हार्ट अटैक को हम पहले से बचा। सिमिलरली अगर आपको हार्ट अटैक होना है, जैसे पहले काफी लोगों ने कहा कि इंडियंस में यूजुअली हार्ट अटैक काफी ज्यादा आता है, सीरियस भी होता है और जल्दी भी आता है। तो अगर हमारी किस्मत में है भी हार्ट अटैक, तो एटलीस्ट उसका नुकसान को कम कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, हार्ट की मांसपेशियों को बचा सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर विनय से है। मैं आपसे ऐसी हेल्थ टिप्स जानना चाहूंगी जो स्पेशली लोगों को फॉलो करनी चाहिए अपने हार्ट हेल्थ के लिए, और साथ ही अपने एज के अकॉर्डिंग अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे आपको अपने बारे में पहली बात है अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे भी हार्ट अटैक हो सकता है। ज्यादातर हम लोग जो हैं वो या तो इग्नोर करते हैं या हाइपर एंक्शियस होते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। स्पेशली सोशल मीडिया के इस जमाने में या व्हाट्सएप के इस जमाने में बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से फैक्ट्स हैं जो सोशल मीडिया में आते रहते हैं। एक तो आपको अपने बारे में जैसे ब्लड प्रेशर पता लगाना चाहिए, वो एक साइलेंट किलर है। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाना चाहिए, शुगर का पता लगाना चाहिए, बॉडी वेट का पता लगाना चाहिए। सबको पता है कि लो फैट हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, 150 मिनट का पर वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। परंतु कुछ नए टेस्ट भी आ रहे हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना कितनी है, जो यूजुअल टेस्ट है उनके अलावा। जैसे कि एक टेस्ट है कैल्शियम स्कोरिंग, जो हम सीटी में कैल्शियम स्कोर करते हैं। यदि वो कैल्शियम स्कोर 0 है तो अगले 2-3 साल में हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है। ऐसे एलपीए है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल नापते हैं, ऐसे एक एलपीए है, लाइफ में एक बार नाप सकते हैं। एलपीए लेवल्स ज्यादा हैं तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा है। अब यदि आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, शुगर है, आप ओबीज हैं, स्मोक भी करते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आर्टरीज में ऑलरेडी ब्लॉक शुरू हो चुका है कि नहीं। क्योंकि जब तक आर्टरी में 70% ब्लॉक नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी उसको कोप कर लेती है। तो उनको जानने के लिए पहले सिंपल टेस्ट था एक्सरसाइज टेस्ट, टीएमटी, जैसे जो जिम में आप टीएमटी करते हैं उस समय हम ऑब्जर्व करते हैं ईसीजी को और देखते हैं कि कोई चेंजेस आ रहे हैं। आजकल एक टेस्ट है सीटी एंजियोग्राम, वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, उसमें आपको हार्ट में कैथेटर नहीं डालना है। अब इसमें डिबेट है कि वो किस उम्र में कितनी बार क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होता है, डाई इन्वॉल्व होती है। परंतु यदि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, थोड़ा भी संशय है, तो आप सीटी एंजियो करा सकते हो और जान सकते हो कि हार्ट के आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज आ रहा है कि नहीं। हार्ट अटैक और एंजाइना में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जब तक जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको हम प्लाक कहते हैं। जब ये प्लाक रप्चर करते हैं तो सडनली क्लॉट बनता है, उस एरिया में आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई नहीं करती और हार्ट की मसल डेड होने लगती है। जब ये हार्ट की मसल 40% से ज्यादा डेड हो जाती है तो हमें जो है सीवियर हार्ट अटैक होता है या कार्डियोजेनिक शॉक होता है, या कुछ मरीजों को एरिथमिया हो जाता है, और वो जो आप बार बार कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट काम करना बंद कर देता है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। इसीलिए आपने देखा है कि ये कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए जगह जगह AED लगाए हुए हैं, जो डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। आप आजकल एयरपोर्ट पे जाइए या पब्लिक प्लेसेस पे जाइए तो एक मशीन है, जैसे आपको दिखता है कि फायर की मशीन है, वैसे एक शीशे के मशीन में AED लिखा होता है, ताकि आप तुरंत जो है शॉक दे सकें या CPR कर सकें और पेशेंट को रिवाइव कर सकें। तो उससे हार्ट अरेस्ट जो होता है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है, उसको बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक को बचाने के लिए आपको अपने सिम्टम्स को ध्यान रखना है, आपको अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, अपने डाइट पे कंट्रोल करना है। जैसे आज की जो भाषा में बच्चों को ABC जो है ऐसे सिखानी चाहिए, A फॉर अवॉइड स्मोकिंग, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज, F फॉर फूड एंड G फॉर गो टू योर डॉक्टर्स रेगुलरली एंड बी हेल्थी। तभी हम इसको कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इस तरह से डॉक्टर नरेश, आप भी कोई टिप देना चाहते हैं उन लोगों को जो जिम जा रहे हैं, काफी ज्यादा प्रोटीन पी रहे हैं, जैसा आपने बताया कि प्रोटीन के अलावा उनको नेचुरल चीजों का उपयोग करना चाहिए, नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से उन लोगों के लिए कुछ टिप आप देना चाहते हैं जो जिम जा रहे हैं?
नहीं, देखिए, जैसे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है हमारी इस बीमारी के बढ़ने का। कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में, उन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेटली चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी जो बताया कि आहार और व्यायाम जो हम चीजें करें, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं। एक मोंटाना की स्टडी की, आपने पूरे नेशन में स्मोकिंग बंद किया, उससे हार्ट अटैक कम हो गए। एयर पॉल्यूशन आज के समय में एक बहुत बड़ा कारण बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर जो वर्ल्ड हार्ट की रिपोर्ट आई है कि हाइपरटेंशन के बाद में एयर पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट किलर, तो इस पे भी अगर अपन ध्यान दें कि अपने आसपास में एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करें, तो उससे भी हार्ट की डिजीज में अपने को फायदा मिल सकता है। व्यक्ति अपने आप में अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को अगर कंट्रोल रखे, इसके अलावा अपना जो लाइफस्टाइल है वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो स्ट्रेसफुल है, जिसको हम नाप ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पहले था कि हम कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज करते थे, तो ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डिक्रीजेज योर स्ट्रेस लेवल एंड देन यू कैन एंजॉय द लाइफ, एंड वंस यू एंजॉय, स्टार्ट एंजॉयिंग, तो वो अपने आप में स्ट्रेस को कम करता है और हार्ट अटैक को भी कम करता है। तो स्ट्रेस और अपना पॉल्यूशन, इन दोनों को, और स्मोकिंग, दीज आर अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। स्मोकिंग पर से अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, जिसको आप आराम से उससे बचा सकते हैं। प्लस जितना भी है नेचुरल फूड्स का आप ज्यादा सेवन करें, जो हम डैश डाइट बोलते हैं कि डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स है, और फ्रेश फ्रूट्स लें। आप देखिए, महंगा फ्रूट तो हमेशा बढ़िया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो मौसम के अनुसार जो फल आ रहा है, उस फल का डेली सेवन करें, तो उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं जो आपको कि केमिकल पदार्थ के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। अगर मौसम का बदलता हुआ फल का आप सेवन करेंगे, जो अलग अलग प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उन सब का अगर आप सेवन करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफी बढ़िया, हेल्थ के लिए मापक होती हैं, हेल्थ के अंदर काफी काम आती हैं। तो जो फूड है वो हमारा प्योर रहे रिलेटिवली, उसमें पेस्टिसाइड का सेवन उसमें कम रहे, पेस्टिसाइड का इंटेक उसमें कम रहे, तो ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल के अंदर ही है कि जिसके अंदर हम काफी हद तक अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपने स्टेरॉइड्स हैं या वे प्रोटीन्स जो हम बोलते हैं जिम के अंदर है, उस टाइप की चीजों का जितना कम से कम हो उतना ही आप ले, जो बहुत ज्यादा आवश्यक हो। और अगर ले भी तो अपने चिकित्सक की सहायता से ले। आजकल मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा है। ये भी एक प्रकार की वीनस थ्रोम्बोसिस है, हार्ट अटैक से अलग होता है। इसके अंदर खून की गांठें पाँव में बनती है और वो सीधा पाँव से माइग्रेट होती हुई, हार्ट से होती हुई फेफड़ों को जाके चौक कर देती हैं, और वो भी एक सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार के मरीज मैंने पिछले दिनों में थोड़े ज्यादा देखे हैं, जिन्होंने जिम में गए और वे प्रोटीन का सेवन किया और उसके पश्चात उनको डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ। तो अपनी नेचुरल लाइफ को, जो हमारी पुरानी जिंदगी थी, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो सब चीजें ध्यान रखें। और पर्टिकुलरली पॉल्यूशन पे बहुत ध्यान दें। एयर पॉल्यूशन आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसपे हम ध्यान दे सकते हैं, और इसको कम करने से भी हम हार्ट की डिजीज को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसी तरह से डॉक्टर रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, अपने डेस्क पे बैठकर पूरे दिन काम करते हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे? वो अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? हाँ, पहली चीज है अवेयरनेस और दूसरी चीज है तैयारी। तो सबसे पहले तो ये अवेयर होना जरूरी है कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, हमारे देश में स्पेशली। कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके कि हमें तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस सेंस ऑफ डिनायल को हटा दें कि हमें कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1 ये। दूसरी चीज इस बात को समझें कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। चलो मुझे नहीं आएगा, मेरी फैमिली में किसी को आ सकता है, घर में पड़ोसी को किसी को आ सकता है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो एक डॉक्टर आपको पता होना चाहिए जिसे आप कभी भी कॉल कर सके, उनका नंबर पता होना चाहिए। आपके घर के सबसे नजदीक पे कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो पता होना चाहिए। उसका नंबर पता होना चाहिए। एक एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए, और सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार में सबको पता होना चाहिए। हर घर में 1-1 लाख का टेलीविजन होता है, लेकिन आपके बेसिक खून पतला करने की दवाइयाँ, तो एक कार्डियक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसके बारे में फैमिली में सभी को पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ जो हार्ट अटैक के सिम्टम है, तो हम क्या करें, किसे कॉल करें, क्या दवाइयां दें। और इसके बारे में घर में बातें होनी चाहिए, परिवारों में बातें होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है। अगर इसके लिए हम लोग तैयार हैं तो कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेश, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह से अपने व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने दिल का ख्याल रखें। डॉक्टर्स ने हमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट हेल्थ के बारे में जो भी टिप्स दी, उसे जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।